सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। इमरान खान ने जो बयान दिया है उसके ऊपर इंडिया के अंदर कोहराम मचा हुआ है। इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में ये बयान दिया है कि मोदी तुमने बहुत गलतियां कर लीं, अगर तुमने पाकिस्तान पे हमला किया तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। एक एक बच्चा पाकिस्तान का तैयार है अपने मुल्क का दिफा करने के लिए और उसके बाद हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और उसके बाद जो हिंदुस्तान के अंदर मीडिया का हाल है, इंटरनेशनली इस सारी बात को बहुत क्लियरिटी के साथ लिया गया है कि इमरान खान साहब जो अमन की बात कर रहे हैं, मुसलसल मोहब्बत की बात कर रहे हैं और कश्मीर के मामले को जिस तरह से लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको सराहा जा रहा है और मोदी बैकफुट पे हो रहा है। ये जो कोहराम मचा हुआ है हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, इंडिया के अंदर जो उनके बड़े बड़े एक पंडित बने बैठे हैं, जो आरएसएस की तर्जुमानी करते हैं, जो काबिज हो गए हैं हिंदुस्तान के ऊपर, उसका एक चेहरा, सेकुलर चेहरा तहस नहस कर दिया है। कर्फ्यू लगाया हुआ है कश्मीर के अंदर, तकरीबन 188 दिन हो चुके हैं और मुजाहरे हो रहे हैं, साथ में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन मोदी को हर जगह के ऊपर बहुत सख्त रवैये का सामना है। पाकिस्तान की क्लियर पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जो अमन की पॉलिसी थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है और ये स्टैंड जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लिया है इसको सारी दुनिया के अंदर नोट किया गया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था मैं आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद मेरे साथ मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर साहब होंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा, आइए सुन। आखिरी गलती होगी मोदी अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा। ये क्लियर पॉलिसी सारी दुनिया के अंदर मानी जा रही है। बहुत सारे ममालिक जो पाकिस्तान को अमन की जानिब बढ़ता हुआ देखते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की जानिब हाथ बढ़ा रहे हैं, वो ये दूसरी जानिब हिंदुस्तान को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और हिंदुस्तान में इस जो तकरीर, आखिरी तकरीर रही है इमरान खान साहब की, उसके ऊपर बहुत कोहराम मचा हुआ है। अब मामला ये है कि इस रास्ते पर चलते हुए मोदी किस जानिब जा रहे हैं और इमरान खान पाकिस्तान को किस जानिब ले जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर और इस तकरीर के बाद पाकिस्तानी अवाम के अंदर, पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर हर तरफ एक मजबूत किस्म का एक और इत्तेहाद नज़र आता है। हिंदुस्तान के अंदर इस तकरीर को जिस तरह से लिया गया और वो इसको और रंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जो शायद जहाद की तरफ जाता है। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। फैसल देखिए, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा 1970 या 70s से देखें, जब इंडिया ने पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, उसके बाद 80s में उसने बहुत सारी फ़ौज जो थी 86-87 में बॉर्डर पे जमा कर ली थी। फिर उसने पृथ्वी और दूसरे मिसाइल्स का तजर्बा किया था जी। उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ स्टेजेस में 90s तक आते रहे, तो इंडिया ने जिस वक्त भी कोई पाकिस्तान की डोमिनेशन के लिए या इस खित्ते में एक बैलेंस को, जिसको आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस कहते हैं, उसको अपने एडवांटेज में लेने की जिस वक्त भी कोशिश की है, उस कोशिश के फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है उसमें हमेशा इंडिया को रिवर्स पे, बैकफुट पे जाना पड़ा। उसका लेटेस्ट जो एक सिनेरियो था वो था कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। और कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जब इंडिया ने शुरू की थी और उसको उन्होंने कंसीव किया था और उसकी उन्होंने एक्सप्लोरेशन की थी, और उससे पहले अगर आपको याद हो कि जनरल सुंदर जी ने एक एक्सरसाइज की थी ऑपरेशन ब्रास टैग, और उसके ऊपर उन्होंने एक ऑपरेशनल मोड में एक एक्सरसाइज की और अपनी तमाम की तमाम फोर्सेज, यहाँ तक कि 7 माउंटेन डिवीज़न जो उनका रिज़र्व डिवीज़न होता है कश्मीर के लिए, लेकिन स्टेशन था उस ज़माने में ईस्टर्न कमांड के अंदर, उसको भी वहाँ से मूव करा के वो कश्मीर में ले आए थे और ऑपरेशन ब्लास्ट टैग जारी था। तो पाकिस्तान ने भी उसके बाद फ़ौरन अपने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर मोदी को एक पैगाम दे दिया है कि अगर कोई गलती की, जिस तरह की गलतियाँ वो हिंदुस्तान में अंदर कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कोई गलती की तो वो उसकी आखिरी गलती होगी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो पैगाम है सारी दुनिया के अंदर तो बहुत अच्छी तरह शाया हुआ है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छा लगा है, पाकिस्तानी फ़ौज चौकस हो गई है मज़ीद, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उस पर कोहराम मचा हुआ है।
एक रविश तो है जो चल रही है पूरे सिनेरियो के अंदर, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है, पैगाम ठीक भेजा है? देखिए, मैंने यही आपसे अर्ज किया कि जो मैं तारीख के हिसाब से आपको बता रहा था कि जैसे मैंने आपको कहा, जब इन्होंने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का 2014 में फिर पहले 10 साल दबा के बैठे रहे, उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो कन्वेंशनल वॉरफेयर, आपकी ऑपरेशनल, डॉक्ट्रिनल और स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो स्ट्रेटजी के हिसाब से जो मेजर्स दिए, तो आपको याद है फिर पाकिस्तान ने उस वक्त क्या किया था? हमने शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल जो है वो उनके ऊपर हम उनको ले आए अपना इंडिया के सामने कि अगर आप किसी भी तरफ के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के तहत आप कहीं भी लिमिटेड वॉर की जो आप बात करते हैं आप करेंगे तो उसका फिर जवाब ये होगा। तो आपने आपको पता है कि फिर उसमें किस तरह रिट्रीट किया गया। तो हर उस वक्त जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस वक्त भी इंडिया ने कुछ ऐसी अपना स्ट्रेटेजिक बैलेंस अपने फेवर में करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान ने अपना डॉक्ट्राइन के हिसाब से भी, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से भी, फोर्स डेवलपमेंट के हिसाब से भी और स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी कॉरस्पॉन्डिंगली एक इनिशिएटिव, एक एडवांटेज लेके एक कदम आगे जाके रिस्पॉन्ड किया। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो एक इंटेग्रेशन है, वो इंटेग्रेशन जिसको आप न्यूक्लियर पावर की इंटेग्रेशन और आप कन्वेंशनल वॉरफेयर में फोर्स की जो इंटेग्रेशन है, वो इतनी बेहतर है कि जो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक उस फोर्स डेवलपमेंट को, उस डॉक्ट्रिन की जो डेवलपमेंट है, जो स्ट्रैटेजी के जो मनूवर्स हैं, और उसको मद्देनज़र रख के वो कह रहे हैं। और उसका एक मुजाहरा आपने, इंडिया ने जिस वक्त हमला किया बालाकोट के ऊपर, उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें उठी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल ऑफ करो जी, जाके इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करो और जाके अटैक करो। मूजी को ये बताया गया और उसकी नॉलेज का ये हाल था कि उसको जब ये कहा गया कि जी जिस दिन इंडियन तैयारे जाएंगे तो बादल होंगे, तो उसने कहा चलो रडार से नज़र नहीं आएंगे। तो वो उसका जो रिस्पॉन्ड पीएफ ने दिया और ये कह के दिया कि अपने वक्त पे करेंगे, अपनी टारगेट चूजिंग पे करेंगे, और आपने देख लिया उसके ऊपर क्या पीएफ ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया। तो अगर कोई भी इस किस्म की चीज़ होगी जो मूजी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो रिस्पॉन्ड होगा वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, उसको मैं इस खित्ते के लिए बहुत डेंजरस करार देता हूँ। वो उसमें फिर जो इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कन्वेंशनल फोर्सेस की और जो आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसकी एक बहुत अच्छी इंटीग्रेशन है, जो वॉर टाइम की भी, पीस टाइम की भी, और इंट्रा वॉर कैपेबिलिटी जो है उसको जिस तरह वो जनरेट करती है, जिस तरह उसको वो डिक्टेट करती है, उसमें इंडिया को लग पता जाएगा कि वो जा किस तरफ रहा है। इंडिया को लग पता जाएगा। लेकिन एक और चीज है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पे कुछ ना कुछ ब्रिगेडियर साहब बोल रहा है। पाकिस्तानी निर्यात जो अमरीकी हैं, जो अपने शोबों के अंदर बड़े चैंपियन हैं, उनमें से एक साहब है, उनका नाम है रेहान सिद्दीकी। वो बहुत ही बड़े पैमाने पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को प्रमोट करते रहे, और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुक, हिंदुस्तानी आर्टिस्ट और फनकार उनको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। अब पिछले दिनों जो एग्रीमेंट्स थे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी निजात जो रेहान सिद्दीकी हैं प्रमोटर, उन्होंने कुछ प्रोग्राम साइन किए हुए थे सलमान खान साहब के। ये एडवांस प्रोग्राम साइन होते हैं। सलमान खान एक बहुत बड़े इंडियन हीरो हैं, शाहरुख खान हैं और बहुत सारे लोग। अब रेहान सिद्दीकी के पीछे इंडियन लॉबी इस बात पे लगी हुई है, आरएसएस वाले इस बात पे लगे हुए हैं कि रेहान सिद्दीकी आईएसआई के एजेंट है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है अमेरिका के अंदर पाकिस्तानीज के लिए कि वो बड़े अचंभे की बात है। हमारे साथ कामरान जिलानी भी मौजूद होंगे थोड़ी देर में, जो हमारे नुमाइंदे। लेकिन मैं उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि हम अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल पर इंडिया आ चुका है और किस तरह पाकिस्तानी इसको टारगेट कर रहा है। देखें ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान कोई ऐसा मौका जाने नहीं दे रहा कि कहीं पर कोई पाकिस्तानी आगे बढ़ रहा हो और उससे डैमेज ना किया जाए। दुनिया के हर कोने के अंदर इंडियन लॉबीज पाकिस्तानी को टारगेट कर रही है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर एक तरफ पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तान चाहता है कि अगर अमन की बात करें, इस खित्ते में डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। बार बार इमरान खान साहब ये बात कहते रहे जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं। मोदी इस साइड पर नहीं आते, लेकिन अब वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आरएसएस की इस्टेब्लिशमेंट है, और वो जिस तरह से इन्वायरमेंट को आगे लेकर जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन और वो पाकिस्तानी जो कि अपना मकाम हासिल कर चुके हैं उनको टारगेट करते हैं। इसका क्या तोड़ है पाकिस्तान के पास?
पाकिस्तान तो अब आप तोड़ हैं ना फैसल, आप तोड़ हैं इसका, और आपका चैनल तोड़ है, और इस तरह के बाकी चैनल इस चीज़ का तोड़ है। क्योंकि जो मीडिया वॉर होती है वो उसका जो नैरेटिव होता है वो मीडिया वॉर के ही जरिए काउंटर किया जाता है। अगर आप उसको ऑफिशियल लेवल पे जाके कोई काउंटर करेगा तो उसका मतलब तो ये लेगा कि शायद गवर्नमेंट जो है या कोई रियासत जो है या कोई और अदारे जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह वो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को मलिन करने की कोशिश करते हैं, तो हम जो इंडिया की रियलिटी है वो इंडिया को खोल के दिखा देना कि नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा है, शबाना आज़मी ने क्या कहा है। जब आप बात करते हैं शोबिज़ पर्सनालिटी की, आमिर खान ने क्या कहा है, बहुत सारे अदारे वहाँ पे अपना आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ पे डिग्रियाँ क्यों वापस की गई, वहाँ पे जो बहुत सारे लिखारियों ने जो अपने एजाज़ात क्यों वापस किए हैं, क्या वजह है। और दुनिया के अंदर जो आज जो इंडिया में जो अपना जो सिटीजनशिप बिल के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उसको हम एक मैसिव स्केल पे क्यों नहीं दिखा सकते कि आप पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, वहाँ तो जब सिटीजनशिप बिल के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो वहाँ पे ये आरएसएस के गुंडे और ये बीजेपी के गुंडे ये क्या कहते हैं कि तुम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान चले जाओ। अब जिस मुल्क में इंटेलेक्चुअल लेवल ये हो तो फैसल, तो वहाँ पे बीजेपी के जो आरएसएस के गुंडे हैं वो ये कहें कि जी यहाँ ताजमहल बना है, यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था तो हम तो ताजमहल को गिरा के मंदिर बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए इस थिंकिंग का, इस इंटेलेक्चुअल, इस सोच का कोई इलाज है? इस सोच का इलाज बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। कामरान जिलानी ब्रिगेड साहब मेरे साथ मौजूद है। कामरान जिलानी ह्यूस्टन से। कामरान, ये बताएं कि ये जो इंडियन टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी प्रमोटर को, मैं रेहान को जानता भी हूं और वो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, ये जो इस तरह की आग हिंदुस्तान की जानिब से, आरएसएस की जानिब से है, ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानी प्रमोटर्स या पाकिस्तानी ऐसे लोग जो कि अमन के लिए बात करते हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ने की बात करते हैं, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में लाने की बात करते हैं, उनके लिए जो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, इसका क्या तोड़ है पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास वहां पर? इसमें रेहान, असल में ये जो कुछ अनासर हैं अमेरिका में ऐसे बैठे हुए, उनका एक मसला समझ लें आपके उसूल ज़र भी है, फिर वो पुरानी एक नफरत की आग की कंपटीशन की है रेहान के साथ, जो कि नो डाउट कि रेहान सिद्दीकी जाहिर है कि वो एक नंबर 1 प्रोमोटर है यहाँ अमेरिका का। तो और ये जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से जो नफरत की मुहिम जो हुई है उसके जो लहर है वो अमेरिका तक भी पहुंच गई और यहाँ पे जो। अच्छा कामरान, ये बताएं, अच्छा प्रमोटर है, पाकिस्तानी है, बहुत सब कुछ है, ये बताएं कि रेहान मना क्यों नहीं कर देते? रेहान सिद्दीकी मना कर दें कि मैं इंडियन आर्टिस्टों को, इंडियन हीरोज जितने भी हैं, इंडियन फिल्म स्टार्स, इनके प्रोग्राम नहीं करूंगा। जैसे कि हिंदुस्तानी कैंपेन चला रहे हैं उस तरह से पाकिस्तानी निजाद अमरीकी भी ईंट का जवाब पत्थर से दे और बोले कि मैं आपके प्रोग्राम्स नहीं करूंगा। जी कामरान, लाइन ड्रॉप हो गई। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये हो सकता है पाकिस्तानी जो ऐसी पोजीशंस के ऊपर हैं, अगर आरएसएस की गुंडागर्दी चल रही है और इंडियन लॉबी की सतह पे गुंडागर्दी चल रही है तो पाकिस्तानी रिजेक्ट करते हैं, नहीं करेंगे इंडियंस के साथ काम? जी, रिजेक्ट तो होना चाहिए। वो रिजेक्शन तो हमारे भी जो आर्टिस्ट बरादरी है उसकी तरफ से आने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ डिवाइडेड ओपिनियन पाए जाते हैं। बहुत सारे आपके आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी फ़न की कोई हद नहीं होती, फ़न की हद नहीं होती, फ़न की कोई सरहद नहीं होती, फ़न की सरहद नहीं होती, मुल्क की तो सरहद होती है ना। तो ये तो काउंट देखिए, जिस वक्त तक आप किसी दुश्मन को उसकी भाषा में, उसकी ज़बान में जवाब नहीं देंगे, वो एक ऐसा दुश्मन जो जलील दुश्मन हो, एक दुश्मनों की भी कैटेगरीज होती है, एक ऐसा दुश्मन जो कमीना दुश्मन हो और जिसके मजहब में ये पढ़ाया जाता हो कि सामने से वो चाणक्य का असूल है ना कि अपने इंटरेस्ट के लिए हाथ मिलाओ और पीछे से छुरा घोंप दो। तो इंडियन आरएसएस लीडरशिप और बीजेपी की लीडरशिप जो है वो इस चीज़ पे बिलीव करती है, तभी तो इंडिया का कॉमन आदमी उनके खिलाफ आज खड़ा हुआ है। यानी वहाँ पे शशि थरूर ने जो आज कहा कि ब्रेक के बाद एक कल करारदाद मंजूर हुई है कौमी असम्बली से, बहुत पाकिस्तानी इस पे खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्लियामेंटेरियंस और कुछ सियासी जमातें वो इसको नहीं मान रही और उसके ऊपर ट्वीट्स कर रही हैं, पॉलिसी लेकर आ रही हैं। ये हुकूमत कह रही है कि हम पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाने की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे अगवा होते हैं, बच्चियाँ यहाँ पे अगवा होती हैं, उनके रेप्स होते हैं, फिर उनके मर्डर हो जाते हैं।
कानून साजी हुई 10 साल कैद और 14 साल कैद की। कल एक करारदाद पास हुई सरेआम सजाए मौत देने की। उसके ऊपर क्यों गुफ्तगू हो रही है, उसके खिलाफ क्यों गुफ्तगू हो रही है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में 2 साल पहले ज़ैनब, एक छोटी सी बच्ची, उसको अगवा किया गया, उसका रेप किया गया, उसे कत्ल कर दिया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम रोई। उनके वालिद अमीन अंसारी साहब ने कैंपेन चलाई, मीडिया ने साथ दिया, हर सियासी जमात साथ खड़ी हुई। बहुत मुश्किल वक्त था और फिर कानून साजी हुई। 2 साल के बाद कानून साजी हुई और 10 जनवरी को ज़ैनब एक्ट बनाया गया, जिसके तहत 10 साल और 14 साल सज़ा होगी उस शख्स को जो बच्चों को अगवा करेगा, रेप करेगा और कत्ल होगा। उस पर शोर मचा के सज़ाए मौत होनी चाहिए। एक ऐसा मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके अंदर ये देखा गया कि 27 रमज़ान को बना, जिसमें आज के हुक्मरान ये बात करते हैं कि मदीने की रियासत की तरफ इस मुल्क को ले जा रहे हैं, वहाँ पर ये सज़ा काफ़ी है। फिर हमने देखा कल एक बहुत अच्छी करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर कौमी असम्बली में पास हो गई और हुकूमत के एक वज़ीर ने पास की। लोगों ने सराहा, लोग बहुत खुश हुए कि सरेआम फांसी दी जाएगी। और इस सारे सिनेरियो के बाद फिर हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चली। बाज़ वुज़रा ने उससे नफ़ी का इज़हार किया, सियासी जमातों ने नफ़ी का इज़हार किया। आज इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान से मुतालिक इस करारदाद के ऊपर बहुत शोर मच रहा है। वो NGOs शोर मचा रही हैं, हम डिवाइड हो गए। और बात वो कि जो इस्लामी तरीक़ेकार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, इस्लाम की तालीमात है, शरीयत की तालीमात है, हम उससे हट कर हम उस जानिब देख रहे हैं और सोच रहे हैं जो अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर हो रहा है। आखिर होना क्या चाहिए? मेरे साथ बहुत ही मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नईम, मोहतमिम आला जामे बनूरिया इस वक्त मौजूद हैं। मोहतमिम, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब। ये जो मामला है जिस पे कल करारदाद मंजूर हुई है, वो वालिदैन, वो सारे पाकिस्तानी जिनके बच्चों को अगवा किया जाता है, हवस का निशाना बनाया जाता है, फिर कत्ल कर दिया जाता है, उनके लिए हुकूमत ने एक्ट बनाया 10 साल और 14 साल सज़ा का। कल करारदाद पास हुई, सारे पाकिस्तानी खुश हुए, लेकिन अब लगता है हुकूमत दबाव में है। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान में किस तरह की सजाएं होनी चाहिए ऐसे मुजरिमान के लिए? पाकिस्तान के अंदर शरई एतबार से ऐसे मुजरिमान के लिए सजाएं मौत होनी चाहिए और सरेआम उनको लटकाया जाए। इसके बगैर ये कब नहीं होगा। रोजमर्रा बढ़ते जा रहे हैं, हर इलाके में, हर गांव में, हर जगह बढ़ रहे हैं। जब सजाएं मौत होगी, सरेआम होगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज मुजरिम जो है कभी हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए इस पर जो लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। बात पर जम जाए, हुकूमत ने अगर नाम जब लिया है तो जम जाए कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जाए फौरन, ताकि इबरत हो तमाम उन लोगों के लिए जो इस काम को कर रहे हैं जाती। इंशाअल्लाह अज़ीज अगर इस पर अमल हो गया 1-2 मरतबा भी, तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। बस सूरत दीगर ये सिलसिला चलता रहेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। अच्छा, हुकूमत एक जानिब ये कहती है, हुकूमत वुज़रा जो है डिवाइडेड हैं, PTI की गवर्नमेंट डिवाइड हो गई है। मुफ्ती साहब, आधे लोग ये कह रहे हैं कि हमें वेस्ट जो मगरिब है उसके अंदर जो कवानीन है उसको फॉलो करना चाहिए। सजाए मौत ख़तरनाक चीज़ है, नहीं हो सकती, खाली उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। और बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी हैं वो खड़े हैं PTI के उन अरकान के साथ जो ये कहते हैं कि सरेआम फांसी होनी चाहिए। अब ये जो मदीने की रियासत वाला रास्ता लेकर इमरान खान साहब चल रहे हैं, ये किसका साथ दें? ये इन पार्लियामेंटेरियंस का साथ दें अपनी पार्टी के वुज़रा का जो कह रहे हैं सजाए मौत हो, या इमरान खान उन लोगों का साथ दें जो ये कह रहे हैं कि नहीं, उम्र कैद हो, सजाए मौत नहीं हो? मदीने की रियासत का तकाजा यह है कि सजाए मौत होनी चाहिए ताकि ये जुर्म रुके। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बहुत सी जगह कहा है, बदकारी के मैंने कहा है कि एक होनी चाहिए जो उनकी सजा को देखे। बाकायदा सूरह नूर के अंदर ये मौजूद है। तो इसलिए अगर ये सजा होगी तो जुर्म रुकेगा और इसमें भी देर न की जाए, कई साल केस न चलाए जाए, फौरन इनको सजाए मौत दी जाए। और वो मुफ्ती साहब अमीन अंसारी साहब इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अमीन अंसारी साहब की ज़ादी ज़ैनब, जिसके लिए हर पाकिस्तानी ने आंसू बहाए,
और फिर जब एक्ट बना तो अमीन अंसारी साहब से बात हुई, वो उस एक्ट के ऊपर मुतमईन नहीं थे। कल जो करारदाद पास हुई, अमीन अंसारी साहब कल की जो करारदाद है उससे आप मुतमईन हैं कि अब पाकिस्तान के सियासतदान, सियासी जमातें चाहती हैं, ये समझती हैं कि ऐसे मुजरिमों को सजाए मौत दी जाए और सरेआम दी जाए? जी जी बिल्कुल जी, मैं तो देखिए ये मेरी आवाज थी जिस पर आज ये मैं कहता हूँ ये शुक्र होगा देर आए दुरुस्त आए। तो हम तो पहले दिन से भी कह रहे थे कि ऐसे मुजरिमों को सरेआम जो है इधर बनाया जाए। अगर हमने वाकई अपने बच्चों को महफूज करना है, उनको तोहफा देना है, तो हमें ऐसे कोई ना कोई सैंपल सेट करनी होगी। इनको सरेआम जो कुरान शरीफ का फैसला भी है कि इनको खौफनाक सजाएं दें। जब भी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल मैंने खुद कुरान में सूरह आयत का तर्जुमा पढ़ा है कि ऐसे आपके दिल में बिल्कुल रहम नहीं होना चाहिए। और ये अब जो असम्बली में बैठ के या बाहर को एनजीओ के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं मुझसे मेरा ये सवाल है कि ये कहते हैं कि इंसानियत की तस्वीर है। मेरा उनसे ये सवाल है कि ये जो बच्चों को इस तरह बेईमाना तरीके से दरिंदगी का शिकार करके और इस तरह कह लो जिसके अल्फाज या कत्ल कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी इंसानियत कहाँ गई है? जो जो मुजरम है, जो ये जुल्म करते हैं इतना बड़ा, जिसके लिए अल्फाज नहीं है, उनके लिए उनकी हिमायत में इनकी इंसानियत जा गई है। उनके लिए तो खबर भी नहीं है, उनके लिए आपके दिल में रहम हो। मैं तो ये कहता हूँ कि इन लोगों, ठीक है ये समझ में आगे बैठे हैं हमारे मुल्क, लेकिन इनको मतलब है ही नहीं, मतलब हमारा जो दीन है, हमारी जो कुरान शरीयत है वो क्या कर रही है? हम मतलब सिर्फ मगरब को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। सिर्फ मगरिब को खुश करने के लिए हमें ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब आपका। और पाकिस्तान में क़वानीन बनने चाहिए क्या? ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को बर्दाश्त किया जाना चाहिए जो मगरिब की आवाज़ उठाएं, दीन के ख़िलाफ़ जाएं? बहुत खुलकर मुफ्ती नईम साहब ने कहा। एक और मसला मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने रिफॉर्म्स की बात की, टैक्स की बात की, टैक्स रिफॉर्म्स की बात की। बड़े पैमाने पर हमने देखा कि रिफॉर्म्स आगे चल रही हैं, टैक्स पर टैक्स लग रहा है, महंगाई पे महंगाई हो रही है। FBR के जो चेयरमैन है शब्बर जैदी साहब, वो हट गए। FBR किस सिमत जा रहा है? और ये जो अब दोबारा से हम एक राउंड देख रहे हैं, एक टीम आ गई है और पाकिस्तान के अंदर नई इस्लाहात की बात कर रही है। पाकिस्तान को उन्होंने पैसे देने, IMF ने पैसे देने, और पाकिस्तान किस सिमत जाएगा? पाकिस्तान के साथ क्या क्या और मजबूरियां होंगी और कितनी महंगाई होगी? मेरे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, पाकिस्तान ने अब और क्या फैसले करने हैं? FBR ने और कितने टैक्स लगाने हैं? मौजूदा हुकूमत किस तरफ ले जा रही है पाकिस्तान को? देखिए, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी ये है कि इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के जो ताकतवर तबके हैं, जो कौमी दौलत लूटने वाले हैं, टैक्स चोरी करने वाले हैं, उनको मराद देते चले जाएं और इसका बोझ आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए डालें और इसका बोझ डालें बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख, जिसका दोनों से जो है महंगाई में बेतहाशा इजाफा होता है। इसके अलावा जो चीज़ परेशान कुन है वो ये है कि हमें IMF से तो कर्जा लेना था, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी, पहले दिन से हमें पता था कि लेंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान से जिन दो अफराद ने शराइत तय की, जिन दो अफराद ने मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ पर दस्तखत किए, वो चंद माह पहले तक तो पाकिस्तान में थे ही नहीं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी होते हैं, जो मीटिंग हमेशा अटेंड करते हैं, जिनका एक अहम किरदार होता है, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की। आखिर में कहा जी मुझे कहा गया कि आप बहस ना करें IMF से। तो जो शराइत तय कर ली वो काबिल अमल थी ही नहीं, और उस पर अमल करने के नतीजे में बेतहाशा महंगाई बढ़ी। तो जो कुछ हुआ उसकी संगीनी अगर आप देखें तो वो ये थी, मैं आपसे एक जुमले में बता दूं कि इस हुकूमत को जो अफरात-ए-ज़र विरसे में मिली थी वो 3.9% थी। बल्कि इससे आगे अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 2016, 2017, 2018 3 वर्षों में पाकिस्तान का अफरात-ए-ज़र जो था वो 4% से कम था। इस हुकूमत के आने के बाद जो तेज़ी से बढ़ा है, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ अपनी कि 5 साल जब इस हुकूमत के पूरे होंगे तो औसत अफरात-ए-ज़र 7.5% से ज़ायद होगा, जबकि इनको जो विरसे में मिला था 4% से कम। तो इससे तो करोड़ों अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, करोड़ों अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी क्लियर नहीं आ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। एक वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद हम बलूचिस्तान को ज़रा डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान के अंदर एक ओपनिंग है,
और एक बहुत बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान ओपन होकर आ रहा है। हम मुसलसल गुफ्तगू करते रहे, सुनते रहे, इमरान खान साहब से सुनते रहे, मौजूदा हुकूमत से सुनते रहे, नॉर्दर्न एरियाज़ हम देखते रहे, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम मरी और उससे आगे की बातें करते रहे। बलूचिस्तान की बात नहीं हुई। बलूचिस्तान की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान को सारी दुनिया ये कह रही है कि सियाहत के लिए नंबर 1 मुल्क है। बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर की अहम रियासतों ने, ममालिक ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। लेकिन हम जब भी ये बात सुन रहे हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ की बात सुन रहे हैं। हम देख रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है। इमरान खान साहब बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं, चोटियों की बात करते हैं, खूबसूरत इलाकों की बात करते हैं। कहते हैं स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा डबल एरिया पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का, और वहाँ डेवलपमेंट हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। हम देख भी रहे हैं बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन एक और बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत पाकिस्तान का खित्ता है बलूचिस्तान, जहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, बेहतरीन पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत साहिल हैं जो शायद पाकिस्तानियों ने न देखी, और बहुत हज़ारों साल पुरानी तहजीब है। और बलूचिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जाम कमाल साहब बहुत ओपनली सबको वेलकम कर रहे हैं कि यहाँ आके इन्वेस्ट करें। PPP मोड के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर वो वेलकम कर रहे हैं। और मैं चाहता ये हूँ कि हम आपको बलूचिस्तान सूरत दिखाएं, और वहाँ पे जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल बाबर खान साहब, उनसे भी बात करें। लेकिन उससे पहले एक झलक देखें बलूचिस्तान की खूबसूरती की इस रिपोर्ट। ये बहुत ही मुख्तसर सी एक झलक है। बलूचिस्तान बेइंतहा खूबसूरत है, तारीख़ी एतबार से बहुत खूबसूरत है, और पाकिस्तान को शोकेस करना चाहिए बलूचिस्तान को भी। बाबर खान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल हैं बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी के। 750 किलोमीटर की ये कोस्टल लाइन है जिसके डायरेक्टर जनरल हैं। शायद इतना बड़ा कोई इदारा नहीं होगा जिसके पास इतना बड़ा रकबा हो। बाबर साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। जो ओपनिंग दी है, जो बलूचिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट है, वो जिस तरह से वेलकम कर रही है बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियाहत के प्रोजेक्ट्स को, वो क्या क्या हैं और पाकिस्तानी उसमें कैसे शामिल हो, इन्वेस्टर उसमें कैसे शामिल हो, पाकिस्तानी घूमने कैसे आएँ, कराची के लोग, पंजाब के लोग, किस तरह सिंध के लोग आके बलूचिस्तान को देखें और कहाँ कहाँ जाएँ? थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे इनवाइट किया और हमारी राय लेने की कोशिश की। बेसिकली बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपने एक्सप्लेन किया, बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन जो है 770 किलोमीटर्स, इसमें कोई लीज है तो वो ये इदारा करेगा, और ये थ्रू प्रोविंशियल असेंबली एक एक्ट के तहत ये इदारा बना है। अच्छा। और हमारे जो कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम सबसे पहले जो काम करने जा रहे हैं वो मास्टर प्लानिंग ऑफ द कोस्ट लाइन है। अच्छा। मास्टर प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एरिया या टाउन या किसी भी सिटी को आप डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी मास्टर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जितने भी नए जदीद शहर बन रहे हैं, जदीद कोस्ट लाइन, तमाम की मास्टर प्लानिंग स्टार्ट में हुई है। तो हम अनकरीब ही इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस के थ्रू कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं जो इसकी मास्टर प्लानिंग करेंगे कि इस 770 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, जो बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन है, जो ऑलमोस्ट का 70 to 80% कोस्ट लाइन बनती है, वो हम किस तरह डेवलप करेंगे ऑन मॉडर्न लाइन। और इसमें ना सिर्फ मॉडर्न लाइन में हम इसमें जो इको फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो ला रहे हैं। अच्छा। और लोकल सॉल्यूशंस ला रहे हैं। हम उन डेवलपमेंट को डिस्करेज करते हैं। बाबर साहब एक छोटी सी बात बताइएगा, बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर जगह पे बड़ी बदनाम है, करप्ट है, सुर्ख फीता है। बलूचिस्तान के CM कहते हैं कि आप आएँ और वेलकम है बलूचिस्तान में। ये कैसा मैकेनिज्म है, किस तरह से इन्वेस्टर को ये एतमाद हो कि बलूचिस्तान जाएगा और उसको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, बड़े अच्छे तरीके से वो अपना काम कर लेगा? फैसल साहब, हमने रिसेंटली ही अपने प्रोविंशियल कैबिनेट से एक अप्रूवल ली है जिसमें हमने तमाम
लोकल इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अच्छा। कि अगर वो कोस्ट लाइन पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो टूरिस्ट रिजॉर्ट या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑन कोस्ट लाइन, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आ सकते हैं, अपना इक्विटी डिसाइड करें, ट्रांसपेरेंट वे में इंशाल्लाह हम वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे और हम वेलकम करें। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर खान साहब, बहुत अच्छा कदम है। जाम कमाल साहब जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, बड़े मजहबी सियासतदान हैं, उनके वालिद भी सीएम थे, उनके दादा भी सीएम थे और ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को सामने लेकर आ रहे हैं। जिस तरह बाबर खान साहब कह रहे थे, सूरत हाल ये है कि हमें पूरे पाकिस्तान को पॉजिटिविटी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है सारी दुनिया में, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को भी। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।